नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। कृषि एवं बागवानी जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रदेश हिमाचल कृषि एवं बागवानी अर्थव्यवस्था आधारित प्रदेश है। यहाँ के लोगों के रोजगार का, जीविका का ये मुख्य साधन है। प्रदेश को फ्रूट बोल के नाम से भी देश भर में जाना जाता है। सेब उत्पादन या फल उत्पादन में कई कारक निर्भर करते हैं। ऐसा ही एक कारक है परागण यानी पॉलिनेशन। सेब के सफल परागण प्रबंधन किस प्रकार से होता है, क्या कुछ भूमिका रहती है परागण की अच्छे फल उत्पादन में? आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है उद्यान निदेशालय शिमला से विषय विशेषज्ञ मौन पालन डॉक्टर शरद गुप्ता जी। डॉक्टर शरद, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर शरद, जिस तरह से हम आज सेब के परागण संबंधी जो प्रबंधन है उस पर बातचीत करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके महत्व को जानना चाहेंगे कि सेब के जो सफल उत्पादन में परागण की क्या महत्वता रहती है? जी डिम्पल जी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सेब की बागवानी में परागण का एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। क्योंकि सेब की अधिकतर जो वैरायटियां हैं, जो किस्में हैं, वो ऐसी हैं जिनको परागण की आवश्यकता रहती है जी। और बहुत ही कम ऐसी वैरायटियां हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं। जी। तो अगर हमने एक अच्छा फ्रूट सेट लेना है, अच्छी उत्पादकता लेनी है, तो हमें अच्छी पॉलिनेशन की आवश्यकता रहेगी। अगर हमारे पास अच्छी पॉलिनेशन ना हुई तो एक तो फ्रूट ड्रॉप अधिक होता है और दूसरा फल का जो शेप है वो भी नहीं बन पाती है और उसका साइज़ भी साइज़ बिल्कुल गड़बड़ा जाता है उसका, और हमें अच्छा फ्रूट सेट भी नहीं मिलता है। जी, और जैसे आपने कहा कि उसका साइज़ प्रॉपर नहीं हो पाता है और जो उसकी क्वांटिटी है मुझे लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बाद में जब प्रोडक्शन कम होगी तो जो उसकी मार है हम कह सकते हैं कि वो बागवान को झेलनी पड़ेगी। तो हाँ, इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल। यदि अच्छे तरीके से पॉलिनेशन ना हुई तो मैंने आपको बताया कि इसमें यील्ड में तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाती है और कई जगह तो हमें शून्य फसल भी मिलती है। जी। तो अगर हमारी पॉलिनेशन अच्छे से हुई हो तो सेब के केस में 25 से 30% तक इसमें अगर हम 20 से जो मधुमक्खियों से पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसमें 25 से 30% तक यील्ड में बढ़ोतरी पाई गई है। जी, तो डॉक्टर शरद, जैसे आपने मधुमक्खियों की बात की, तो क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि मधुमक्खियों के माध्यम से ही जो है वो पॉलिनेशन का कार्य हो? जी बिल्कुल, मधुमक्खियों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जी। क्योंकि जो सेब के परागण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैरायटी क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, तो नर पराग को फीमेल फ्लावर तक ले जाने के लिए हमें किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो मधुमक्खियाँ अच्छे से करती हैं एक फूल से दूसरे फूल तक परागण को ले जाने में, क्योंकि जो सेब के परागण होते हैं वो चिकने होते हैं और भारी होते हैं। जी। वैसे तो हवा और पानी और अन्य माध्यमों से भी सेब के परागण ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मधुमक्खियों का एक विशेष योगदान इसमें रहता है। उसमें ये होता है कि मधुमक्खी की जो पिछली टांगें होती है उसमें पराग चिपक जाते हैं और एक पोटली सी बना के वो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे फूल पे, और दूसरे मधुमक्खियों की जो बॉडी होती है उसमें भी परागकण चिपक जाते हैं। तो ये एक पोलन ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा साधन है। और दूसरा, क्योंकि इस समय जब एप्पल की फ्लावरिंग आती है अप्रैल महीने में, तो कुछ अन्य फसलें भी होती है जिसमें फूल खिले होते हैं, तो जो पराग करता है उसकी कमी महसूस होती है इस समय में। तो अगर मधुमक्खियों के बक्से रखे जाएं बागीचे में तो एक अच्छा हमें यील्ड में हमें अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है और हमारा फ्रूट सेट भी अच्छा मिलेगा हमें। जी, तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियों का जो रोल है इस समय परागण के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर शरद, यदि हम बात करें कि कितने बक्से, कितने एरिया में, या हम कहें अगर साइज़ को देखकर बगीचे का, तो किस प्रकार से जो है बक्से रखे जाने चाहिए, कितनी कितनी दूरी पर रखे जाने चाहिए? जी, अभी जैसे आपने बात की कि कितने बक्से रखे जाने चाहिए, अभी जो मैं आज बात करूँगा वो एपिस मेलिफेरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एपिस मेलिफेरा एक अच्छी मक्खी है और जो बहुत एक्टिवली पॉलिनेशन करती है। जी। तो एपिस मेलिफेरा के अगर हमारे पास शक्त मौनवंश है और पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ जो हैं वो 25% से अधिक हैं, तो एक हेक्टेयर क्षेत्र में 2 से 3 मौनवंश तक उपयुक्त रहते हैं। लेकिन यदि आपके बागीचे में जो पॉलिनाइजिंग वैरायटीज़ है उनकी संख्या 25% से कम है तो 4 से 5 मौनवंश भी
पर्याप्त रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कितनी दूरी पे रखे जाने चाहिए, जी। तो ये लगभग से 2 मौन वंशों के बीच की दूरी 1 मीटर तक होनी चाहिए, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि मौन वंशों को इकट्ठा ही रखा जाए, क्योंकि मौन वंशों को अगर इकट्ठा रखते हैं जी। तो उनमें मधुमक्खियों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है पोलन लाने के लिए। जी। तो जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतना ज़्यादा फ्लावर विजिट करेंगी और उतना बागवान को फ़ायदा मिलेगा। जी, तो बक्सों को दूर दूर ना रखकर पास पास में रखा जाना चाहिए, आप इस प्रकार की सलाह जो है वो बागवानों को देंगे? जी बिल्कुल, उनको एक क्लस्टर में ही रखा जाना चाहिए। जी, ताकि उससे ज़्यादा लाभ जो है उन्हें मिल सके। बात करें अगर हम समय की, कि जिस तरह से आजकल हम बात कर रहे हैं कि फ्लावरिंग का टाइम है और इस समय में जो पॉलिनाइजेशन है, परागण का कार्य शुरू हो चुका है, तो क्या ये सही समय है जिस समय में जो ये मधुमक्खी के बक्से हैं वो बगीचों में रखे जाने चाहिए, या थोड़े समय पहले? कौन सा सही समय एक विशेषज्ञ के तौर पर आप देखते हैं? ये डिम्पल जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि बहुत सारे बागवान या तो बहुत पहले ये डब्बे रख देते हैं बगीचे में, या फिर बहुत बाद में रखते हैं। जी। तो इसका उपयुक्त समय रखने का है जब आपके बगीचे में 5 से 10% तक सेब के फूल खिल गए हों। उसका रीज़न ये है कि मधुमक्खियाँ जैसे आप बाहर से लाते हैं, बी कीपर से लाते हैं और अपने आप ऑर्चर्ड में इसको बगीचे में रखते हैं, तो मधुमक्खियाँ ये देखती हैं सबसे पहले, वो अपने लिए खाने का स्रोत देखती हैं। जी। तो अगर उनको सेब के अलावा, अगर आपने पहले ही बॉक्से रख दिए और उनको सेब के अलावा कोई सरसों दिख गई या क्लोवर कोई और फूल दिख गया, तो वे उस पे जाएंगी। जी। और उस स्रोत पे तब तक जाएंगी जब तक वो ख़त्म ना हो जाएं। बेशक आपके बगीचे में सेब के फूल बाद में खिल जाएं, वो उस पे नहीं जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सेब के बक्सों को तभी ही बगीचे में रखें जब 5 से 10% तक फूल खिल गए हों। अन्यथा जो मधुमक्खियां हैं वो दूसरे फूलों पर विचरण करेंगी और आपका जो बी हाइव्स रखने का पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा एक सुझाव दिया है कि लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आमतौर पर हमें ये रहता है कि या तो हम फ्लावरिंग से बहुत पहले रख देते हैं बॉक्सेस को, और जिस समय में वो अपना कार्य भी नहीं कर पाती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ऐसे में दोनों ही स्थिति में जो है वो बागवानों को जो है लाभ नहीं मिल सकता है। डॉक्टर शरद, यदि बात करें हम कि जो बॉक्सेस जब बागवान लेने जा रहे हैं, जब वो अपने बगीचे में बॉक्सेस रखने वाले हैं मधुमक्खियों के, तो बहुत सी बातों का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका वो विशेष तौर पर ध्यान रखें जब वो मधुमक्खी के बक्से लेके आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो बागवान भाइयों को ये देखना है कि उनके बगीचे में कितने मौन वंशों की आवश्यकता है। जी। जब उन्होंने एक बार ये चीज़ उनके दिमाग में आई कि उन्होंने इतने मौन वंश खरीदने हैं, तो बी कीपर से जब वो मौन वंश खरीदते हैं तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो कम से कम उसमें 8 से 9 फ्रेम में शक मौन वंश हो। वो उसमें मधुमक्खियाँ 8 से 9 फ्रेमों की हो, जिसमें कि 3 से 4 फ्रेम में ब्रूड्स, शिशु हों, बच्चे हों। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ब्रूड होता है, जो बच्चे होते हैं मधुमक्खियों के, उनको ब्रूड बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें रानी मक्खी की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी हो। रानी मक्खी की मैं थोड़ी पहचान बता देता हूँ। एपिस मेलिफेरा के इसमें थोड़ी गोल्डन कलर की होती है और बाकी मक्खियों से थोड़ी आकार में बड़ी होती है, और ये वर्कर बी से घिरी होती हैं और बहुत एक्टिवली मूव करती है। तो आपने जब भी बी बॉक्स लेना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि उसमें रानी मक्खी है कि नहीं। आप बी कीपर को, अगर आपको खुद पहचान में नहीं आ रही है तो आप मतलब खुद नहीं आपको हर फ्रेम में दिखाई दे रही है, तो आप बी कीपर को बोल सकते हैं कि आप मुझे रानी मक्खी दिखाओ, कौन सी फ्रेम में रानी मक्खी है, और रानी मक्खी देख के आप उसको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई आपका बक्सा बीमारी वाला तो नहीं आ रहा है ना। तो इस चीज़ का आपने एक बार विशेष ध्यान रखना है। जी, डॉक्टर शरद, आपने बीमारी की बात की, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताएं कि किस तरह से ये ध्यान रखा जा सकता है कि जो बॉक्स है वो बीमारी वाला ना हो। कोई विशेष हम किसी तरह का उसमें लक्षण दिखेंगे जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए? जी, उसमें जैसे अधिकतर केसों में जाले लगे होते हैं, वैक्स मॉथ होता है तो उसमें जाले लगे होते हैं, आपको नज़र आ जाएगा उसमें जाले जाले लगे हों, या जो मधुमक्खियों के लार्वा हो बिल्कुल पतले जैसे हुए हो, तो उस केस में आप उसको बॉक्स को रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बक्सा नहीं चाहिए, मुझे दूसरा डब्बा दें। हाँ, और एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी बागवान भाइयों से कि
आप अपने लिए एक जाली और दो ग्लव्स जरूर ले लें, क्योंकि इससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और आराम से फ्रेम्स की चेकिंग भी कर सकते हैं। जी, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि अपनी सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मधुमक्खियों से, तो उसके लिए अगर वो अपने लिए नेट और ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर शरद, बात करें बक्से को लगाने के बाद, जब बगीचे में हम बक्से लगा चुके हैं तो उसके बाद बात आती है उसके निरीक्षण की कि किस प्रकार से उन्हें प्रॉपर उनकी देखभाल की जाए ताकि जो मधुमक्खियां हैं वो अपना कार्य ठीक से कर पाएँ। तो ऐसे में निरीक्षण जो है वो बागवान किस प्रकार से कर सकता है? डिम्पल जी, जब मैंने आपको बताया कि बागवान भाई ने अपना बक्सा सेलेक्ट कर लिया बी कीपर से, तो जब वो बगीचे में उस बॉक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बॉक्स को टेढ़ा मेढ़ा ना करें, उसको सीधा ही रखें। और जहाँ बगीचे में उसको प्लेस किया जाता है, उसकी प्लेसमेंट रहती है, वो एक ऐसा स्थान चुनें जो जैसे हमारे मोस्टली हिमाचल में स्लोपी एरिया, हिली एरिया है और वो स्लोपी एरिया है, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बगीचे के मध्य में उस बक्से को रखा जाए और बक्से के आसपास कोई घास इत्यादि ना लगा हो जी। और जो आपका बक्सा है उसको करीब 10 सेंटीमीटर ऊपर रखें ज़मीन से। जैसे नीचे कुछ ईंटें लगा दी, 4-5 ईंटें उसके ऊपर रख लिए, ताकि नीचे का मॉइस्चर वगैरह उसके ऊपर ना आए, और उसके आसपास की सारी घास जो है वो हटा दें जी। और मैंने आपको बताया कि बगीचे के बीच में रखें। उससे ये फ़ायदा रहता है कि अगर जैसे जो पोलन है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि थोड़ा भारी और चिकना होता है, तो पोलन लोड लेके जब मक्खी चलती है तो नीचे से ऊपर आने में उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो उसको ऐसा ना करेंगे, बिल्कुल ही टॉप में रखें, और अगर बिल्कुल आप नीचे रखते हैं तो वो डैम्पनेस आ जाती है। तो इसीलिए धूप वाला भाग चुनें, क्योंकि मोस्टली मक्खियाँ कार्य करती हैं सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में, उस टाइम ज़्यादा कार्य करती हैं। तो जहाँ सबसे पहले धूप आती हो उस स्थान को चुनें और बहुत तेज़ हवा ना चलती हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और जैसा आपने बताया निरीक्षण, तो मधुमक्खियों का जब हम निरीक्षण करते हैं, जब निरीक्षण करने जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपने कोई खुशबूदार पदार्थ ना लगाया हो, जैसे डिओड्रेंट की स्प्रे लगाई हो, कोई खुशबूदार तेल ना लगाया हो। इससे मधुमक्खियाँ आपके ऊपर आकर्षित होंगी और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। और काले कपड़े ना पहने हो आपने, ठीक है जी। और जब भी आपने इंस्पेक्शन करनी है तो जो मधुमक्खी के डब्बे की एंट्रेंस होती है उसके सामने खड़े ना हो, उसके बगल में खड़े हो। आराम से फ्रेम को खोलें, आप झटका ना दें फ्रेम को, आराम से आप खोलें फ्रेम को। और ये ऑब्जर्व करें कि मधुमक्खियाँ अच्छे तरीके से काफ़ी फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर आ जा रही हैं, तो एक हेल्दी कॉलोनी का साइन होता है। अगर आपके डब्बे से मक्खियाँ अंदर बाहर आ जा रही हैं, 10 से 15 मक्खियाँ पर मिनट आपके आ रही हैं, तो एक अच्छा हेल्दी साइन है। और दूसरा आपने ये देखना है कि जैसे मधुमक्खियों को परागण के लिए रख रहे हैं कि बाहर से वो पराग पर्याप्त मात्रा में ला रही हैं या नहीं ला रही हैं। वो जैसे उनकी टांगों में ना पीले रंग का एक पोटली सी बंदी होती है, मैंने आपको पहले बताया, तो उस पोटली के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वो पर्याप्त मात्रा में परागकण ला भी रही हैं या नहीं ला रही हैं। और ये भी ध्यान रखना है, क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है कि वो कहीं किसी दूसरे फूल पे तो नहीं जा रही हैं। कोई दूसरा फूल लगाओ वहाँ पे, जैसे सरसों है या वाइट क्लोवर होता है उस टाइम, है ना, उसको हटा दें, रिमूव कर दें उस फ्लावर्स को, है ना। तो आपके बगीचे से ही पोलन ला रही है, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है परागकण के केस में। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने वाली है, आप जब भी आप नया बॉक्स लाते हैं तो आपको उस आसपास ना उसकी कुछ मक्खियाँ मरी हुई मिलेंगी आपको बॉक्स के आसपास। तो उसमें आपने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं मर रही है मक्खियाँ, उनका कहीं ढेर तो नहीं लग रहा है। वो खासकर रहता है पेस्टिसाइड्स के कारण, कि किसी ने स्प्रे की हो वहाँ पे और मधुमक्खियाँ आपके उसका जहर का असर उस पर हो गया और उसमें मधुमक्खियाँ मर गई हो। तो इस केस में या तो अगर कुछ ऐसा हो गया हो तो जो बी कीपर है जिससे आप लाएं उससे परामर्श कर लें, या फिर आप अपने जो नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जी, तो अगर इन बातों का विशेष तौर पर बागवान ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है उन्हें जो है लाभ ही प्राप्त होगा। डॉक्टर शरद, जिस तरह से आपने कहा कि अगर 15-20 मक्खियाँ जो है मधुमक्खियाँ वो बॉक्स से अंदर बाहर जा रही हैं, तो एक ये हेल्दी साइन है कि आपको लग रहा है कि जो कार्य है, जिस कार्य के लिए मधुमक्खियों को लाया गया है, वो कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण या अन्य कई कारणों से जो मधुमक्खियाँ हैं वो बक्से से बाहर नहीं आ पाती हैं। मे बी माइग्रेशन का ये कारण रहता
रहता है कि जो मधुमक्खियां हैं वो दूसरी ऐसी जगह से लाई गई हैं जहां पर गर्म मौसम था और अब मौसम उनके लिए परिवर्तन हो गया है, तो क्या ये भी कोई कारक रहते हैं इस तरह के जो इफ़ेक्ट डालते हैं परागण की जो प्रबंधन है उसमें? इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जी। आते हैं तो मधुमक्खियां भी स्ट्रेस में होती हैं। जी। तो मेरी बागवान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा मेरा कि जैसे ही वो मधुमक्खियां अपने बागीचे में लाते हैं, जी। उनको आप चीनी और पानी का घोल शाम के टाइम ज़रूर दें। और जब भी आप मधुमक्खियां खरीदते हैं बागवानों से, तो उसमें एक फीडर फ्रेम ज़रूर ले लें। फीडर फ्रेम एक फ्रेम होती है जिसमें कि हम घोल डालते हैं चीनी और पानी का 1 और 1 के अनुपात में। जैसे चीनी और पानी का घोल मिलाया, उसको गर्म किया, जी। फिर ठंडा किया और शाम के टाइम उस फीडर फ्रेम में डाल दिया। जी। तो उससे क्या होगा, मधुमक्खियां जब उस फीड को लेंगी तो वो एनर्जेटिक होंगी। जितनी एनर्जी उनमें आएगी उतना ज़्यादा वो कार्य करेंगी। जी। और जितना कार्य करेंगी उतने फूलों पे विजिट करेंगी। फूलों पे विजिट करेगा तो आपका परागण उसमें अच्छा होता है। जी। डॉक्टर शरद, अगर हम सफल परागण के प्रबंधन की बात करें तो और कौन कौन सी बातों का जो है बागवान विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो? देखिए डिम्पल जी, मैंने आपको बताया कि परागण, सेब में परागण का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है जो नर पोलन है उसको फीमेल के स्टिग्मा तक लेके जाना। ठीक है। और ये काम करती हैं मधुमक्खियाँ। कई बार ऐसा होता है मौसम खराब होता है, मधुमक्खियों की एक्टिविटी थोड़ी डंप हो जाती है, या फिर कुछ बगीचे ऐसे हैं जिसमें परागण किस्में कम लगी हों। तो उसमें एक तो ये हो सकता है कि बागवान भाई जो पॉलिनाइजिंग वैरायटी है, जैसे हमारी मतलब गोल्डन डिलीशियस है, गोल्ड स्पर है, रेड गोल्डन है, अधिकतर ये वैरायटियाँ, इनकी कटिंग्स लेके किसी पॉलीथीन में डाल के उसके अंदर पानी डाल के जहाँ पे कम आपके पॉलिनाइजर हैं उन पेड़ों के साथ उसमें लटका सकते हैं। जैसे 4-5 गुच्छे लटका दिए फूलों के, उससे परागण अच्छा होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आई है, हम पोलन डिस्पेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हैंड पॉलिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि विदेशों में तो इसका ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया जाता है पोलन सेटअप करने में। तो जो पोलन डिस्पेंसर या हैंड पॉलिनेशन है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम जो परागण को इकट्ठा करते हैं अपने पास, तो उसके लिए क्या होता है, जो हम परागण इकट्ठा करते हैं वो करते हैं बैलून स्टेज पे। जब फ्लावर की एक बैलून स्टेज होती है, गुब्बारे की तरह छोटा छोटा होता है, तो उस स्टेज पे जब फूल आता है तो उन फ्लावर्स को एकत्रित किया जाता है। और जैसे हल्के हल्के फोर्सेप होते हैं, छोटी चिमटी जिसको बोलते हैं चिमटी, उसके चिमटी के हेल्प से जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, उनको हटाया जाता है और उसका अंदर वाला भाग आपको एंथर्स नज़र आएंगे बिना पंखुड़ी के। ठीक है। जब आपको वो नज़र आते हैं, उस स्थिति में फ्लावर आता है, तो एक लोहे की जाली लेके उसके ऊपर, उसके नीचे आप एक कोई कागज़ इसमें रख सकते हैं और जाली के ऊपर पोलन को रगड़ के वो कागज़ के ऊपर गिर जाएंगे। ठीक है। जब वो उन पोलन को कागज़ के ऊपर गिर जाएंगे तो उनको शेड में, छाया में, या फिर जैसे मधुमक्खियों के डब्बे होते हैं उसमें कई फार्मर 40 वाट का बल्ब लगा सकते हैं और उसको 24 घंटे के लिए ड्राई कर सकते हैं, शेड ड्राई करके। उससे क्या होता है, जो परागण होते हैं, पोलन्स होते हैं, वो पराग कोश से, एंथर, उनसे अलग हो जाते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं और उसको हम इमीडिएटली हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें जब ये तो हमारे पास एक बार पोलन इकट्ठा हो गया, अब इसका यूज़ करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए, या तो पोलन डिस्पेंसर से या फिर आपका हैंड पॉलिनेशन से। तो जो हैंड पॉलिनेशन में क्या होता है, आपको परागकोश और पोलन, परागण, ये 2-2 ग्राम लेके आप इसका एक मिश्रण बनाएं और ब्रश से, जो ड्राइंग ब्रश होता है छोटा, उससे आप फूलों पर जाके इसमें पॉलिनेशन कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया टाइम होता है जब स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव होता है। तो बागवान भाई जो थोड़ा इंटरेस्ट ले वो ये भी देख सकते हैं कि लेंस की मदद से फ्लावर के स्टिग्मा को देख सकते हैं। उसमें छोटी छोटी जैसे ओस की बूंदें होती है ना, उस प्रकार की बूंदें जब आए तो वो मतलब स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव है। उस स्टेज पे वो सुबह का टाइम रहता है, लगभग से 9 से 11 बजे के बीच में, उस टाइम पे हाथ से पॉलिनेशन कर सकते हैं। थोड़ा लेबोरियस वर्क है लेकिन इसमें फ्रूट सेटिंग बिल्कुल 100% इंश्योर रहती है। और दूसरा है
पोलन डिस्पेंसर जैसे मैंने बताया, जी। तो पोलन डिस्पेंसर क्या होता है, ये जो आपने पोलन कलेक्ट किए थे ना, जी। उसको मधुमक्खियों के बक्से के जो एंट्रेंस है उसके आगे किसी डब्बे में या एक पोलन डिस्पेंसर हमने बनाया है, जी। उसमें रख के जैसे ही मधुमक्खियां आएंगी उन पोलन्स के ऊपर जाएंगी, वो उनकी टांगों में चिपकेंगे, बॉडी पे चिपकेंगे और वो दूसरे फूलों पे उसका विजिट करेंगी, जी। तो वो नेचुरली उसको फ्रूट सेट को बढ़ावा देंगी और आपका जो पर्पस है मेल पोलन को फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने का वो उसमें सॉल्व हो जाता है दोनों विधियों से। जी, तो इस तरह से ये भी विधियां हैं जिसके माध्यम से जो है हम पॉलिनेशन का काम जो है वो कर सकते हैं मधुमक्खियों के साथ साथ। क्या और भी किसी तरह की विधियां रहती हैं इसके लिए जिससे ये कार्य किया जा सकता है? डिम्पल जी, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ब्लोअर का इस्तेमाल होता है, जी। वो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रचलित है, जी। तो अभी भारतवर्ष में उसका प्रचलन नहीं आया है, जी। तो इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा आपको इलेबोरेट नहीं करा है। जी। डॉक्टर शरद, बात करें विभाग की कि विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बागवानों को वो और ज़्यादा प्रोत्साहित करें पॉलिनेशन के प्रति, किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए, तो वो किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? डिम्पल जी, उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बागवानों के लिए मधुमक्खियों के जो डब्बे हैं वो किराए पे देने का प्रावधान है। जिस किसी बागवान भाई को हनी बीज के बॉक्सी चाहिए हों, वो अपने नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी अथवा विषय विशेषज्ञ मौन पालन से संपर्क कर सकता है। लगभग से मार्च के अंतिम दिनों में हमारे बक्से आ जाते हैं और पॉलिनेशन के लिए हम उनको वितरित करते हैं। एक तो ये हो गया, जी। और दूसरा बागवानों को जागरूक करने के लिए हमने कुछ पंपलेट्स भी प्रिंट किए हैं जिसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे ई उद्यान पोर्टल है www.eudyan.gov.in पे, उस पे उपलब्ध है पंपलेट की फ़ोटोकॉपी। उसमें बताया गया है कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जी। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे बागवानों को ज़रूरत रहती है, मैंने बताया जाली की, ग्लव्स की या हाई टूल्स वगैरह की, तो वो भी हमारे पास यहाँ शिमला निदेशालय शिमला में उपलब्ध है। जी। डॉक्टर शरद, जैसे आपने बात की थी कि स्प्रे के कारण कई बार हम देखते हैं कि जो मधुमक्खियां हैं वो मर भी जाती हैं। ऐसे में यदि बागवानों को लगता है कि उन्हें स्प्रे की ज़रूरत है अपने बागीचे में इस समय में, तो वो और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि किसी तरह का नुकसान भी ना हो और जो वो लाभ लेना चाहते हैं वो भी उन्हें साथ साथ मिलता रहे? जी डिम्पल जी, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न किया आपने, क्योंकि से जो स्प्रे है वो एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारे जी। एप्पल कल्टीवेशन में, सेब की बागवानी में। जी। तो बागवान भाई अगर जिनको लगता है कि या तो वो खुद स्प्रे करने जा रहे हैं या कोई उनका पड़ोसी स्प्रे कर रहा है, तो उस स्थिति में जो मधुमक्खियों का डब्बा है वो सुबह के समय उसको बंद कर दें और स्प्रे होने के लगभग 6 घंटे तक जी। उसको बंदी रखें आप। तो जब स्प्रे कंप्लीट हो जाती है उससे 6 घंटे बाद उसको उस डब्बे को खोलें, अन्यथा आपकी मधुमक्खियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, तो ऐसे में हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मधुमक्खियों को जो है हम वो सेफ़ रखें, किसी तरह से उन्हें नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि यदि मधुमक्खियों को नुकसान पहुँचेगा तो डेफिनेटली जो हमारा पॉलिनेशन का काम है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। डॉक्टर शरद, जैसे हम सेल्फ पॉलिनेटिंग ट्रीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो हेल्प करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं और किस प्रकार से वो भी परागण में मधुमक्खियों के साथ एक अहम भूमिका निभाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वैरायटीज़ होती हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज़, इसमें आपके जैसे गोल्ड स्पर है, गोल्डन डिलीशियस है, रेड डिलीशियस है, ग्रैनी स्मिथ है, ये कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिनेटिंग वैरायटी है जिनका बागीचे में लगाया जाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो खासकर कम से कम बागवान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम 25% तो पॉलिनाइजिंग वैरायटियाँ लगाएं ही लगाएं। इसके अलावा अगर बागीचे में पॉलिनाइजिंग वैरायटियों की कमी है तो जैसे पुष्प गुच्छ लगा के वो आप कमी को उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जी, तो आपके पास बहुत से हम कह सकते हैं और भी तरीके हैं, अगर बागवान चाहते हैं कि वो लाभ लें तो थोड़ा सा उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने फूलों की गुच्छों की बात की, अगर ट्रीज़ की कमी है तो वो इस समय में ये कार्य भी कर सकते हैं जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर शरद, यदि किसी भी बागवान के मन में कोई प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं, किसी तरह की उन्हें समस्या आ रही है इस समय में पॉलिनाइजेशन के समय में, तो वो क्या कर सकते हैं, कहाँ संपर्क कर सकते हैं और किस प्रकार से जो है उन्हें जो डायरेक्शन है वो मिल सकती है? जी डिम्पल जी, अगर किसी बागवान को पॉलिनेशन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो वो अपने नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी और अथवा विषय विशेषज्ञ मौन पालन से संपर्क कर सकते हैं।
अपने नज़दीकी, जैसे हिमाचल में 2 हमारे विशेषज्ञ मौन पालक है, एक शिमला में और एक कांगड़ा में, तो जो अपने नज़दीकी जिनके हैं वो उनसे संपर्क किया जा सकता है। जी, डॉक्टर शरद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बागवानों को इस समय में, जिस समय में हम कह सकते हैं परागण का समय है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है उनके लिए, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि आने वाला समय कैसे रहने वाला है, कैसा उत्पादन होने वाला है, तो वो विशेष तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे उन्हें आने वाले समय में लाभ हो? बिल्कुल डिम्पल जी, मेरा बागवान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने आवश्यकता अनुसार अपने सेब के बागीचों में पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों के डब्बे रखें और सशक्त मौन वंश रखें। वीक कॉलोनीज बिल्कुल ना लें, क्योंकि एक सशक्त मौन वंश से अच्छी पॉलिनेशन ही संभव है। और पॉलिनेशन के लिए जिन जिन बातों जैसे शुगर फीडिंग हमने बताया और उनकी केयर कैसे करनी है वो बताया, कैसे वो रखनी है, इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान लें, तभी उन्हें इसका अच्छा लाभ मिल पाएगा और उनकी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छे से हो पाएगा। डॉक्टर शरद, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने परागण के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज की चर्चा के बाद हमें मधुमक्खी की जो विषय में है वो एक बात आइंस्टाइन की बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात याद आती है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि जो मौन पालन है, मधुमक्खियां हैं, यदि उनकी प्रजाति जो है आने वाले समय में ख़त्म हो जाती है तो माना जाता है कि आने वाले समय में मानव सभ्यता भी जो है वो 4 सालों में समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।